नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th की साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप भी इस बार यूपी बोर्ड से क्लास 10th का पेपर देने वाले हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ, जो कि लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जा रहे हैं और इस बार भी आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना बातचीत को किए हुए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपका है कि चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा बताइए, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, अच्छा चुंबक के चारों ओर का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए यहाँ पर कोई चुंबक रखा हुआ है और इसके चारों ओर का जो एरिया है, चारों ओर का जो क्षेत्र है जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है, यानी कि यहाँ पर कोई चुंबक रखा हुआ है मान लीजिए और इसके किनारे किनारे छोटे छोटे लोहे के टुकड़े पड़े हुए हैं, तो क्या करेंगे, ये चुंबक जो है इन लोहों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा, ठीक है। यानी कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है, यानी कि चुंबक के खींचने का अनुभव किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र भैया कहलाता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका है कि धारामापी क्या है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। धारामापी क्या है, तो इसका आंसर है कि ये उपकरण किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब ये ऐसा परिपथ होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई मोबाइल फोन है या कुछ भी है, उसके अंदर जो धारा है वो प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है, वो किससे हम पता लगाते हैं, धारामापी के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वोल्ट मीटर क्या है, तो ये ऊंचे प्रतिरोध वाला धारामापी जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जी है जो किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, ठीक है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने का काम करता है। दो बिंदु मान लीजिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, एक तार लगा हुआ है, दो बिंदु हैं, ठीक है ना। तो इस तार के बीच में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, इसको हम वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं जितना कहूं उतना कम है कि कितना महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है। ओम का नियम क्या है, हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न, ओम का नियम क्या है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप इत्यादि में परिवर्तन ना हो, ठीक है, किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप इत्यादि में परिवर्तन ना हो, इसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात हमेशा नियत रहता है। इसका सूत्र होता है R बराबर V/I। इसका सूत्र होता है R बराबर V/I। अगला प्रश्न आपका है कि चालक किसे कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चालक किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कि वे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से प्रवाहित हो जाते हैं। आवेश का मतलब हुआ जो विद्युत है, जो करंट है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिसमें प्रवाहित हो जाए उसे चालक या फिर सुचालक, ठीक है ना, चालक या फिर सुचालक कहते हैं। जैसे कि तांबा के अंदर बहुत ही आसानी के साथ हम करंट को दौड़ा सकते हैं, पीतल के अंदर, लोहा के अंदर, टीन हो गया, ठीक है, इन सब के अंदर हम करंट को बड़ी आसानी के साथ चला सकते हैं, तो ये चालक कहलाता है। अगला है अचालक, तो वे पदार्थ जिनमें आवेश आसानी से प्रवाहित ना ही होता है वो अचालक कहलाता है। जैसे कि सूखी लकड़ी में करंट इतनी आसानी से नहीं आएगा, मोम में भी करंट नहीं आएगा, ठीक है, तो ये अचालक कहलाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं। तो एकांक आवेश को अनंत से, अनंत मतलब कि जिसकी तुलना या गिनती ना की जा सके, बहुत दूर से, ठीक है, किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो वैद्युत विभव कहलाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न विभवांतर किसे कहते हैं। तो किसी दो परिपथ के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है, ठीक है ना, विभवांतर। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें बताया गया है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो इसका आंसर है कि जब किसी प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अतिसूक्ष्म आकार के कण का विद्यमान हो तो इन कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है और इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अगला प्रश्न है परावर्तन के नियम क्या है। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर या एक ही बिंदु पर होते हैं, और दूसरा है आपतन कोण I सदैव परावर्तन कोण R के बराबर होता है, यानी कि कोण I बराबर कोण R के बराबर होता है। याद रखिएगा इस बात को।
अगला प्रश्न है भर्जन क्रिया किसे कहते हैं? तो सांद्रित अयस्क के अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर अधिक वायु की नियंत्रित भाग की उपस्थिति में अधिक ताप पर बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। ठीक है ना। यानी सीधी सी भाषा में कहें तो किसी भी हम कह सकते हैं कि किसी भी नियंत्रित भाग की उपस्थिति में अधिक ताप पर बिना पिघलाए अगर किसी तत्व को गर्म कर दिया जाए तो इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है प्रगलन क्या है? तो प्रगलन समझिएगा कि अयस्क में कोक तथा उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप तक गर्म करके गलाने की जो क्रिया है वो प्रगलन कहलाती है भैया, प्रगलन। अगला प्रश्न आपका है खनिज। ठीक है। खनिज क्या है? पृथ्वी में धातु तथा उनके यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं खनिज कहलाता है। पृथ्वी में धातु और उनके यौगिक जिस रूप में मिलते हैं, जैसे डीजल के रूप में, पेट्रोल के रूप में, मिट्टी के तेल के रूप में, जिस रूप में भी मिलेंगे वो खनिज कहलाएगा। अगला है अयस्क। उस खनिज को जिसमें से किसी धातु को सरलता पूर्वक तथा कम खर्च में अलग किया जा सके वो अयस्क कहलाता है। तो ये हो गया खनिज और अयस्क, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपका है संक्षारण क्या है? तो याद रखिएगा कि सामान्यतः सभी धातुएं क्या होती हैं? चमकदार होती हैं। आपको भी पता है कि सभी धातुएं कैसी होती हैं? चमकदार होती हैं। परंतु वायु की उपस्थिति में अगर इन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो इस पर एक परत जम जाती है, यानी कि जंग लग जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। अगला प्रश्न है उपचायक क्या है? तो जिन पदार्थों की सहायता से उपचयन होता है वो उपचायक कहलाता है, और जिन पदार्थों की सहायता से अपचयन होता है वो अपचायक कहलाता है। याद रखिएगा, दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपका है कि अम्ल क्या है? ठीक है, अम्ल। तो जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ इतना सा लिखना है कि जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। और क्षार की बात करें तो जो जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल यानी कि OH- आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो ये हो गया अम्ल और क्षार। अगला है कि उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है? तो अम्ल व भस्म की क्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। ठीक है। अम्ल और भस्म की क्रिया जो होती है वो उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न है धावन सोडा। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। ये हो गया इसका सूत्र। अगला प्रश्न खाने के सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। अगला प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और सूत्र होता है CaOCl2। अगला प्रश्न प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? तो इसका सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? आप जानते होंगे, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। ठीक है, इन सब जगहों पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपका है संयोजन अपक्रिया क्या है? तो वो अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही पदार्थ के अणु बनाते हैं। ठीक है, जहाँ दो पदार्थ आपस में जुड़कर एक अणु बनाएंगे वो कहलाएगा संयोजन। जैसे कि 2Na+Cl2 गिव्स आउट 2NaCl। ठीक है ना, 2NaCl। अगला प्रश्न जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कापर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम बताइए। तो कापर के दो प्रमुख अयस्क, पहला हो गया कापर ग्लास जिसका सूत्र होता है Cu2S, दूसरा होगा क्यूप्राइड जिसका सूत्र होता है Cu2O। ठीक है ना। तो ये दो कापर के दो प्रमुख अयस्क हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको ठीक से आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, समझातीय श्रेणी उदाहरण से समझाइए। तो कार्बन यौगिक का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है। ठीक है, कार्बन यौगिक का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र और क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे उदाहरण में कह सकते हैं मेथेनॉल जिसका सूत्र होता है CH3OH, CH3OH। अगला है साबुनीकरण क्या है? तो उच्च अणु वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ठीक है, उच्च अणु वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये तेलों और वसाओं के साथ NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, साबुनीकरण।
ठीक है। उसके बाद में आपको पढ़ना है मेंडलीव का आवर्त नियम। तो इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, ये हो गया मेंडलीव का नियम जो कि लगातार 18-19 में, ठीक है, यानी कि लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण वह उपचायक क्रिया है जिसके द्वारा अकार्बनिक सरल यौगिक जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदल देता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदल देता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको पढ़ लेना है इस पार्ट से क्या, उत्सर्जन पढ़ लेना है भैया। उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, तथा वृक्क की संरचना बनाइए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगला, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया का नामांकित चित्र। ये दोनों चित्र आप अच्छे से बना करके सीख लीजिएगा क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये आने वाला है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मेहनत और ईमानदारी से पढ़ते रहिए।